गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किस्वानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अभी तक हमने संसदीयात्मक शासन व्यवस्था पर चर्चा की थी। संसदीयात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। पर आज हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध नहीं होता, कार्यपालिका में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। अगर हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मॉडल देखें तो ये हमें अमेरिका से मिलता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें कि व्यवस्थापिका एक व्यवस्थापिका ही रहती है। व्यवस्थापिका के सदस्य जो होते हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में से नहीं लिए जाते हैं और कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका एक व्यवस्थापिका ही रहती है। दूसरी विशेषता है कार्यपालिका विभक्त नहीं होती। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थापिका में कार्यपालिका जो है वो विभक्त नहीं होती। जैसे इसमें राज्य का अध्यक्ष और राष्ट्र का अध्यक्ष अलग अलग नहीं होता, राष्ट्र का अध्यक्ष राज्य का अध्यक्ष एक ही होता है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति। इसमें नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर नहीं होता। राष्ट्रपति औपचारिक या अनौपचारिक जिस भी रूप में जनता के द्वारा चुना जाता है और वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तीसरा इसकी विशेषता है सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है, दोनों अलग अलग नहीं होते। इस तरह कभी भी आपातकाल होता है तो वो ही निर्णय ले पाता है। तो आपातकाल और संकट की घड़ी में कहा जाता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में फैसला फटाफट और जल्दबाजी से ले लिया जाता है। चौथी विशेषता है राष्ट्रपति विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करता है और वह उसी के ही मातहत रहते हैं। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति ही अपने अधिकारियों की और अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। जैसा कि संसदात्मक व्यवस्था में होता है वैसा अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं होता। अगली विशेषता है राष्ट्रपति ही एकमात्र कार्यपालिका होती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति ही एकमात्र कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती है और इसमें राष्ट्रपति ही का उत्तरदायित्व उसका अपना उत्तरदायित्व होता है। इसमें वो अपने उत्तरदायित्व से बच भी नहीं सकता। अगली विशेषता है व्यवस्थापिका के सदस्य प्रशासकीय पद के लिए और प्रशासकीय अध्यक्ष व्यवस्थापिका में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते। जैसे कि संसदात्मक व्यवस्थापिका में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में से लिए जाते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्थापिका में ऐसा नहीं होता और प्रशासकीय अध्यक्ष जो हैं वो भी कार्यपालिका के सदस्य हैं, वो भी व्यवस्थापिका में सम्मिलित नहीं होते, ना ही व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। अगली विशेषता है कार्यपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। मैं ये कह सकती हूँ कि कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति नहीं उत्तरदायी होती है, उसे जनता के द्वारा चुना जाता है तो वो व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अगली विशेषता है राष्ट्रपति न तो विधानमंडल को भंग कर सकता है और ना ही उसे अपीड़ित या बाध्य कर सकता है। जिस तरह संसदात्मक व्यवस्थापिका में प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकता है कि वो संसद को भंग कर दे, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। अगली विशेषता है विधानमंडल सरकार के अन्य अंगों में अंततः सर्वोच्च होता है और संसद की तरह कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का संचालन या विलयन नहीं कर सकता। इस व्यवस्थापिका में अगर मैं ये कहूँ कि विधानमंडल जो है वो सर्वोच्च होता है, कोई भी फैसला करना होता है तो व्यवस्थापिका ही
सर्वोच्च होती है और व्यवस्थापिका में से ही अगर हम ये कहें कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्य चुने जाते हैं तो ये गलत नहीं होगा। अगली विशेषता है कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका जो है वो जनता से चुनी जाती है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अगली विशेषता है राजनीतिक व्यवस्थापिका में राजनीतिक शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता, कि इस व्यवस्थापिका में राजनीतिक शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता। इस व्यवस्थापिका में ये व्यवस्थापिका जो है वो स्थिर होती है संसदात्मक व्यवस्थापिका की तुलना में, और ये व्यवस्था जो है इसमें आपातकाल में फैसले जो हैं वो जल्दी लिए जाते हैं, स्थायित्व रहा जाता है इस व्यवस्थापिका में। और अगर हम ये कहें कि इस व्यवस्थापिका में उत्तरदायित्व एक दूसरे के ऊपर नहीं टाला जाता है, जिसका काम होता है वह उसी के प्रति ही उत्तरदायी होती है। सरकार का संचालन सही तरह से होता है और व्यवस्थापिका भी अपने कानून सही तरह से बना सकती है। और अगर हम ये कहें कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थापिका शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अलग अलग होती है, तीनों अपने कार्यों के लिए अलग अलग रूप से उत्तरदायी होती है। धन्यवाद। फिर भी अगर इसमें कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।